बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईआरसी के प्लेटफॉर्म से आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे जो कि पाकिस्तान में रोबोटिक्स और स्टेम एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में और उसके अलावा रोबोटिक्स का पाकिस्तान के आगे इन फ्यूचर में क्या रोबोटिक्स के इम्पैक्ट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सबसे वालेकुम पहले अस्सलाम। हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से है और आप रोबोटिक्स के फील्ड में कैसे आए। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने का ईआरसी में। मेरा नाम सैयद ज़ईम सज्जाद है जी। मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर लाहौर से है और मेरी पैदाइश भी यहीं से है। मेरी एजुकेशन भी लाहौर से ही है और थ्रू आउट फ्रॉम द स्कूल्स टिल यूनिवर्सिटी लाहौर से ही ताल्लुक रहा है। लाहौर में ही जो है पढ़ाई हासिल की है। जो मेरी जो लास्ट डिग्री है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, यहाँ से मैंने अपनी जो सी एजुकेशन कंप्लीट की है, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत तालीम हासिल की और तालीम के साथ साथ स्किल्स भी सीखी इस यूनिवर्सिटी से। रोबोटिक्स की फील्ड में इस तरह आए कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस आईटी, मेरा एक सब्जेक्ट था रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ से कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कुछ बचपन से ही शौक था चीज़ें तोड़ने का, चीज़ें जोड़ने का। बच्चों को जैसे इंटरेस्ट होता है, ख़ास तौर पे लड़कों को, अगर कोई टॉय आता है आपके पास, आप उसको तोड़ते हो, जोड़ते हो, खुद की इंजीनियरिंग उस पे अप्लाई करते हैं हम लोग। वहीं से कुछ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट ऐसा चूज़ कर लिया जिसमें इंटरेस्ट था, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इस तरह डेवलप होता है कि एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। एक स्टार्टअप थे, कंपनी थी जो कि रोबोटिक्स पे काम कर रही थी। उसके साथ जो सा है हमें 6 महीने काम करने का मौका मिला और 6 महीने में हमें टास्क ये था जिससे सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली कि रोबोटिक्स पे काम करना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में। और इस वक्त हमारी कम्युनिटी, हमारा स्टूडेंट फ्रॉम एवरी ग्रेड, फ्रॉम एवरी स्टैंडर्ड एक्चुअली इज़ लुकिंग फॉर दिस फील्ड रोबोटिक्स, जो कि द नीड ऑफ एन आवर है। हमें ये बेसिकली टास्क दिया गया था कि आपने स्लम्स एरिया में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखानी है, उनको आईटी की स्किल्स देनी है। व्हेन वी एंटर्ड इन दीज एरियाज, डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, स्लम्स एरिया के बच्चे थे जो कि पहले कभी जिसने लैपटॉप भी नहीं यूज़ किया, हमने शुरुआत की वहाँ से बच्चों को कोडिंग सिखाना। आप यू विल नॉट बिलीव इट कि वहाँ से हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि वो बच्चे जिन्होंने आज तक रोबोटिक्स का नाम नहीं सुना था या कंप्यूटर पे कभी पहले काम नहीं किया था, आज वो बच्चे अपने खुद के रोबोट्स बनाते हैं। ना कि वो रोबोट्स बनाते हैं, बल्कि यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनको एज अ स्टूडेंट, एज अ लेक्चरर, एज अ मोटिवेशनल उनको इनवाइट भी किया जाता है। और इस हद तक वो जो-सा है अपने नॉलेज को, अपने हर चीज़ को जो-सा एनहांस कर चुके हैं। वो एक मोटिवेशन थी सबसे पहली कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हमारे पाकिस्तान के सारे बच्चे ये स्किल सीख सकते हैं। बस हमें एक उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इस तरह इस फील्ड में जो-सा है हमने कदम रखा। जी सर, रोबोटिक्स की फ़ील्ड में आपका जो मेंटोर है, वो कौन है? उनका आप ज़िक्र कर दें, हमें बता दें कि आपको जो आपने जिनसे सबसे ज़्यादा जो है वो सीखा है और आप उनको मानते हैं कि वो मेरे बेस्ट मेंटोर हैं। जी, बिल्कुल। जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ग्लोबली जो रोबोटिक्स की फ़ील्ड में, जो जिस फ़ील्ड में हम भी काम कर रहे हैं, एजुकेशनल फ़ील्ड में भी, एजुकेशन, रोबोटिक्स, और एजुकेशन में भी वो सेक्टर जो कि स्कूल डिपार्टमेंट है, अर्ली ईयर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ईयर, मिडल ईयर स्टूडेंट में। आई बिलीव कि एक इंटरनेशनली ब्रांड है, रिकॉग्नाइज्ड है, लेगो एजुकेशन फॉर रोबोटिक्स। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो एक एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। में हमेशा जो सा है हम लोग कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल सर्विसेज यू विल सी विल बी इंस्पायर्ड बाय द लेगो एजुकेशन, दैट इज़ अ ग्रेट ब्रांड। और द प्रेसिडेंट ऑफ द लेगो एजुकेशन इज द मेंटोर एक्चुअली। पाकिस्तान के अंदर रोबोटिक्स की फ़ील्ड को आप मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? जॉब्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि रोबोटिक्स का पाकिस्तान के इन चीज़ों के ऊपर कितने असरात होंगे? इसको हम इस तरह देखते हैं कि जी पाकिस्तान को, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं डेवलपिंग कंट्री में, और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा कुशन होता है।
वी हैव सीन कि इस वक्त 2024 में रोबोटिक्स पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम शुरू हो चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि ऑटोमेशन पे जा चुकी है। हाँ, उस लेवल तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे जिस लेवल पे हमें होना चाहिए था। लेकिन क्या उसे कहते हैं, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी आर एक्चुअली अपडेटिंग आवरसेल्व्स, इंडस्ट्रीज़ आर अपडेटिंग आवरसेल्व्स। आप देखते होंगे मुख्तलिफ जगहों पर आपको ऑटोमेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में, मॉल्स में, स्कूल्स में, इवन दो अब स्कूल्स ने जो जो सबसे मेन है जिसकी मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट थी, एक ज़रूरत थी कि एजुकेशन सेक्टर में रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। हमें ग्राउंड लेवल से, बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी था। एंड नाउ वी हैव सीन के private institution, even government institution is now introducing robotics in the school as a curriculum, as a mandatory subject, उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, एज एवरी वन नोज कि हम ग्लोबली इस वजह से फेमस है कि जो टैलेंट पाकिस्तान में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। सो वी हैव अ टैलेंटेड पीपल, वी हैव द टैलेंटेड स्टूडेंट। The only reason that why we are not actually keenly working on this, that we are not providing the services to these students. So उस पे हम लोग रोबोस्टिक्स ERC ये लोग काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इससे इंटरटेन किया जा सके। ओके। सर, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में लोग आपको देख रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारी यूथ जो है वो देख रही है, तो वो अगर एक कोई स्टूडेंट आप इंस्पायर होके अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता है और वो इस फील्ड में आना चाहता है और वो चाहता है कि मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन के अपने जो है वो सर्विसेज दूं, तो उसके लिए क्या ऐसी स्किल्स हैं जो रिक्वायर हैं और कौन सी स्किल्स उसको जो है वो सीखनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका सबसे ज़्यादा जो एक एग्ज़ैक्ट आंसर है और शॉर्ट आंसर है वो है कि आपकी विलिंगनेस, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि एक स्टूडेंट है वो कुछ सीखना चाहता है, चाहे वो रोबोटिक्स है, वो आईटी की स्किल्स हैं, मेडिकल की स्किल्स हैं, किसी भी तरह की है, कि स्टूडेंट शुड हैव द विलिंगनेस। इफ़ यू वांट टू जंप इट इनटू दिस फील्ड, अगर आप आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना पैशन बनाना है इस चीज़ को। रोबोटिक्स बहुत ही ज़्यादा फन वे ऑफ लर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। आप इसमें प्रैक्टिकल तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, प्ले बेस्ड काम है इसके अंदर। सो अगर तो आपको पैशन है, अगर आप विलिंग है इस फील्ड में आने के लिए, तो इसमें कोडिंग का और रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे रोबोस्टिक्स और ERC जैसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ज़ीरो एक्सपीरियंस लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी ट्रेंड कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमने ट्रेनर्स और टीचर्स यहाँ से इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि बहुत अच्छी जगह पे इदारों में काम करें, जॉब करें। और हमारा रोबोस्टिक्स का मकसद बेसिकली है टू नॉट टू क्रिएट जॉब, बल्कि हम जो है इसको एंटरप्रेन्योर्स को जो है हम वो यहाँ से जनरेट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जनरेट करें। एक होता है जॉब क्रिएशन और एक होता है एंटरप्रेन्योर्स क्रिएशन। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस। ओके। सर, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ट्यूशन सेंटर्स भी बने होते हैं और ये जो रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर है, आप कैसे देखते हैं कि ये आम जो रवायती ट्यूशन सेंटर है और रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर है, इसमें क्या डिफरेंस है? बच्चा कैसे जो है वो रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर में क्या कुछ सीखेगा और जो रवायती ट्यूशन सेंटर है वहाँ पे क्या कुछ सीखेगा? अगर एक बच्चा आम ट्यूशन सेंटर में जाता है और उसके मुकाबले में एक दूसरा बच्चा रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर में जाता है, तो क्या दोनों में डिफरेंस जो है वो हमें मिलेगा? नज़र सबसे आए। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ टीम रोबोस्टिक्स और टीम ERC को, जिन्होंने आपस में कोलैबोरेट करके एक ही रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर इंट्रोड्यूस करवाया। ये बेसिकली नीड ऑफ द आवर थी, ये इस वक्त ज़रूरत थी इस सोसाइटी की, हमारी पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी की, जहाँ पे इस तरह के सेंटर्स बने और उन सेंटर्स में रोबोटिक्स, कोडिंग, IT स्किल्स,
फ्यूचर प्रूफ जॉब स्किल्स जो सी हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो इंट्रोड्यूस कराए जाए। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है, तो इस पे सबसे पहले मुबारकबाद दोनों टीम्स को। और सेकेंडली ये कि या इसका और ट्रेडिशनल जो हमारा लर्निंग सेंटर है उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो भी आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स के साथ अगर आपको मैथ्स या कंप्यूटर या कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी वहाँ पे, वो प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल इसका एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक आपको एक ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है डिग्रीज का, फॉर एग्जांपल कि 10 डिग्री 20 डिग्री आप बच्चे को सिखाते हैं। सो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम बच्चों के लिए डिग्रीज के या मैथ्स के प्लस के माइनस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। लेकिन रोबोस्टिक्स और ईआरसी ने जो लर्निंग सेंटर ये बनाया है, यहाँ पे आपको मैथ्स के, साइंस के और बाकी अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम बेस्ड करवाए जा रहे हैं। जैसे एक रोबोट है, उसने अपने हैंड को मूव करना है, राइट और लेफ्ट मूव करना है। सो वो हमेशा जब भी अपने रोबोट अपने हैंड को मूव करता है, वो डिग्रीज में मूव करता है, 10 20 30 40 55। सो बच्चा जब अपने क्लास में 45 30 40 को रिकॉग्नाइज करता है डिग्रीज को, सो वो सेम वही चीज अपने रोबोट बनाते हुए भी सीख रहा होता है। सो जब वो अपने हाथ से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करता है डिग्रीज सीखते हुए, तो वो उस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलता। क्योंकि एक होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, आप क्रैमिंग सिस्टम पे फोकस करते हो, बच्चों को जो उनसे रट्टा लगवा रहे होते हो वो एक टाइम पे आके भूल जाता है। एक होता है उसने उस कॉन्सेप्ट को जो उनसे प्रैक्टिकली करके देखा है, इस कॉन्सेप्ट को उसने खुद अपने हाथों से करके देखा। सो उसको हमेशा याद रहेगा कि मेरे रोबोट का हैंड इस साइड पे मूव करता था तो वो कितना एंगल था, अगर इस साइड पे मूव करता था तो वो कितना एंगल था। सो हम इस सेंटर में अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसके साथ जो सारे बच्चों को कर रहे हैं। और इसमें इस तरह से पढ़ने वाले बच्चे जो कि स्टेम इंटीग्रेटेड, रोबोटिक्स इंटीग्रेटेड सेंटर्स में पढ़ते हैं, वो उनका ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी इनहेंस हो जाती है, उनकी क्वेश्चन आंसरिंग की स्किल जो सी अच्छी हो जाती है, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। सो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक पेरेंट के माइंड में अराइज होता है, और वो ये कि क्या हर बच्चा रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर का हिस्सा बन सकता है? मतलब किस एज का बच्चा जो है वो इस सेंटर में रोबोटिक्स को लर्न कर सकता है, किस मेंटेलिटी का, ठीक है, और कौन से एज ग्रुप, कौन सी क्लास का बच्चा, ये आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं, हमें भी आती हैं, और इस तरह की क्यूरीज़ जनरेट होती हैं कि किस एज ग्रुप से शुरू करना है और किस क्लास से शुरू करना चाहिए। सो आई वुड प्रेफ़र, आपके बच्चे का अगर इसमें इंटरेस्ट है या आपको उसमें बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कराना है, सो हमारी कंपनी रोबोस्टिक्स और ईआरसी जो लर्निंग सेंटर है, ये इंट्रोड्यूस कराता है रोबोटिक्स ग्रेड 1 से। ग्रेड 1 टिल ग्रेड 8 9 10 तक भी हम लोग रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है स्टूडेंट्स का, या कोई ऐसा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है कि बच्चे ने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हो तो ही वो रोबोटिक्स सीख सकेगा, ऐसा कतई नहीं है। इसमें बच्चे का अगर पहले एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चे ने पहले इसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो उनको इस तरीके से सिखाते हैं, वो इस तरीके से बच्चे को अपने साथ इंडल्ज कर लेते हैं, अपने साथ उसकी बॉन्डिंग कर लेते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से उस कॉन्सेप्ट का जो सा अडॉप्ट करता है, सीख जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके एडवांस लेवल पे चला जाता है। सो इसका आंसर ये है कि किसी भी ग्रेड का बच्चा इसको स्टार्ट कर सकता है। अगर आप ग्रेड 1 से इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं छोटे बच्चों को, या 7 से शुरू कराते हैं, सो इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, और इसके लिए पीछे से बैकग्राउंड एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ अगेन वही बात, आपको सिर्फ बच्चे को जो सा है इस चीज़ का पैशन होना चाहिए,
सीखने का और इसमें आगे बढ़ने का इस फील्ड में। और वो मैं बीइंग अ टीचर और पेरेंट एज अ पेरेंट इस ही जो सा एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और ये हमेशा मेंटेलिटी डेवलप होती है घर से और स्कूल से। सो इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर, बच्चों को बताने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली कितनी ज़्यादा है। जी सर, जो ईआरसी रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर रोबोटिक्स के कोलैबोरेशन से लर्निंग सेंटर के अंदर जो रोबोटिक्स की किट्स इस्तेमाल की जा रही हैं, आप इनके कुछ फीचर्स बताएं कि ये बाकी किट्स से कैसे डिफरेंट है, और इनके क्या ऐसे फीचर्स हैं कि ये बच्चों के लिए जो है वो रोबोट्स की जो एजुकेशन है वो सीखने में हेल्पफुल हो सकते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करा दूँ कि रोबोस्टिक्स की जो रोबोटिक किट है, वी आर प्राउडली पाकिस्तान फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चरर ऑफ द रोबोटिक किट, टीम रोबोस्टिक्स एजेंसी है। और ये बाकी किट से इस तरह डिफरेंट है कि हमने इसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स और कुछ इस तरह के पार्ट्स रखे हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। ये पूरी की पूरी किट जोन सी है, आप कंपेयर करें, सबसे पहले इसकी अगर हम प्राइसेस को कंपेयर करें, बहुत एक रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये कि ये बाकी किट से इस तरह डिफरेंस है कि जब आप बच्चा इस पे काम करता है तो वो एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि किट्स में इस तरह होता है कि आपने एक रोबोट बना हुआ आता है और उसको बच्चे ने चलाना और उस पे ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके अंदर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का पर्पस ये है कि स्टूडेंट खुद से एक चीज़ को डिज़ाइन करना, इन्वेंट करना सीखता है। क्योंकि हमें रोबोटिक्स में आई वॉश नहीं करना, हमें रोबोटिक्स में इंजीनियर्स बनाने हैं, हमें रोबोटिक्स में स्टूडेंट्स को क्रिएट करना सिखाना है, इन्वेंट करना सिखाना है। हमने इसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स पूरे जो से हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हैं ताकि बच्चा एक प्रोजेक्ट बनाए। जब वो एक प्रोजेक्ट बना ले, फिर उसके बाद वो उसको डिसमेंटल करके नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, फिर नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। और इस रोबोटिक किट से, जो कि रोबोटिक्स से इंट्रोड्यूस कराई है, इससे स्टूडेंट्स 100 प्लस 200 प्लस रोबोट्स बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी कि वो किस किस तरह के रोबोट्स इससे बना सकते हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल सेंसर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि आपको इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स की जो सा है वो फैसिलिटेशन देते हैं। सेम वैसा ही जो सा आपको एंटरटेन करते हैं। फिर इसमें हम मल्टीपल मोटर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ की मूवमेंट, वर्किंग के बेसिकली कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल पता चलते हैं। We have introduced a lot of interesting or exciting products, components in this robotic kits. जी सर, इस रोबोटिक्स किट्स जो हम ईआरसी रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर में यूज़ करेंगे, उससे बच्चा जो है वो कितने प्रोजेक्ट्स बना सकता है? कोई आप हमें चंद प्रोजेक्ट्स बता दें ताकि जो है वो बच्चे को समझना आसान हो कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकेंगे। जी, बिल्कुल। इससे बच्चा, जैसे अभी कि मैंने बताया कि हाँ, बच्चे 200 प्लस प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं इससे। और इसके बाद इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी कि वो क्या-क्या बनाना चाहता है। जैसे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली बच्चों ने कुछ बनाया एक इंस्टीट्यूशन के, दे हैव डिज़ाइन्ड अ ब्लाइंड स्टिक फॉर द ब्लाइंड पीपल, दैट्स अ ग्रेट इनोवेशन। वो बेसिकली क्या थी कि बच्चों ने ब्लॉक्स के साथ एक ब्लाइंड स्टिक बनाई थी। उस ब्लाइंड स्टिक से वो ब्लाइंड पीपल के लिए थी बेसिकली। वो जैसी ब्लाइंड स्टिक किसी भी ऑब्स्टिकल के सामने जाती है, किसी रुकावट के सामने जाती है, इट स्टार्ट मेकिंग अ नॉइस विद द हेल्प ऑफ बजर। वो एक बजर है, वो साउंड प्ले करना शुरू कर देता है। फिर एक वाइब्रेटर है जो कि उस स्टिक के अंदर को वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और वो इतनी एक्यूरेट है कि जो डिस्टेंस उस स्टूडेंट ने उस स्टिक को दिया है, वो उसी सेम एक्यूरेसी के साथ वो डिस्टेंस मेजर करती है और वो एक साउंड प्रोड्यूस करना है। दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्टिक। सेम एज इट इज बच्चों ने फिर इसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल शेप्स में बनाया। जैसे ब्लाइंड ग्लासेस भी हो सकती हैं। फिर एक स्टूडेंट का ये आइडिया था, ब्लाइंड बैज हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, शूज हो सकते हैं, टू हेल्प एक्चुअली ब्लाइंड पीपल। इसी को ही इनोवेशन बोलते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो कि ग्लोबली पीपल जो है उस चीज को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने को ही बेसिकली इनोवेशन बोलते हैं। और रोबोस्टिक्स जो सा है इंट्रोड्यूस कराता है ये रोबोटिक किट टू एक्चुअली सॉल्व द ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम्स। उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इससे नए से नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं।
जी सर, माशाल्लाह आप काफ़ी टाइम से बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो ये सर्विसेज दे रहे हैं और आपके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको आपने ये रोबोट्स की ट्रेनिंग्स वगैरह दी होंगी। और आप हमारे साथ किसी एक ऐसे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करें जिनको अभी तक आपने बहुत सारे होंगे सक्सेस स्टूडेंट्स, लेकिन कोई एक स्टूडेंट की स्टोरी हम आपसे जो है वो सुनना चाहेंगे कि जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से आपसे सीखा हो और आपको भी लगा हो कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बिल्कुल सही। सो मैं हमेशा एक स्टोरी जो सी है, एक मोरल स्टोरी भी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, मैं हमेशा सबके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे भी शेयर करने का मौका मिले। सो जब एक ये मैं हमारे लिए बेसिकली मोटिवेशन भी थी इसको, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, वो स्टोरी बेसिकली। सो वो स्टोरी ये थी कि एक इसी तरह ही एक एनजीओ में काम करने का मौका मिला और वहाँ पे बच्चों को रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिला। उस एनजीओ का नाम है रुखसाना फाउंडेशन। मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा ताकि उन बच्चों की भी हौसला अफजाई हो, वहाँ के बच्चों की भी। सो वहाँ पर हमने रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराया, शायद कोई 3 से 4 लेक्चर ही गुजरे होंगे। तो हम जो भी उनको कोर्स करवा रहे थे, उस वो बच्चा अगले दिन 3 से 4 दिन बाद उस कोर्स से मल्टीप्लाई 2 और 3 टाइम एक अच्छा प्रोजेक्ट बना कर ले आया मैं हमारे पास। सो हम बड़े हैरान, हमें लगा शायद कि ये ऑलरेडी बच्चा सीखता होगा कहीं से, या उसने कोई कोई मेंटोर होगा उसका, कहीं से और सीखा होगा उसने। सो एक इंक्वायरी पे बच्चे से हमें ये पता लगा कि उस बच्चे को अब वो 2 से 3 लेक्चर में जो कि रोबोटिक्स ने वहाँ पे डिलीवर किए थे, उसको इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहाँ से, उसने कहा कि मैं 2-3 दिन से जब भी आप मुझे ये सिखाते हैं, एवरी नाइट मैं एक इंटरनेट कैफ़े में जाता हूँ, आपके लेक्चर के बाद, स्कूल के बाद, और मैं वहाँ जाके यूट्यूब से सीखता हूँ एक्स्ट्रा। और सीखने के बाद जो-जो आप मुझे सिखा रहे थे, मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि मैंने सीखते-सीखते मुझे खुद पता नहीं चला कि मैंने ये चीज़ बना दी। सो वो जब आया, वो हमारे लिए इतना हैरान-कुन था, इतना मोटिवेशनल था हमारे लिए कि एवरीवन वाज़ इन शॉक्ड कि इतना इंटरेस्ट बच्चे इसके अंदर ले रहे हैं, सो हमें क्यों ना यही चीज़ पूरे के पूरे हमारे कंट्री में इसको स्प्रेड आउट करनी चाहिए। सो वो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। अब वो स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं रहा, वो अब रोबोटिक्स का ट्रेनर भी बन चुका है। वो इंटरनेशनली क्लाइंट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल स्कूल्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और प्राउडली टू से वो रोबोटिक्स का एक फर्स्ट स्टूडेंट है और फर्स्ट ट्रेनिंग का जो ग्रेजुएट है वो। जी, माशाल्लाह सर, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके स्टूडेंट भी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं ये जो ईआरसी रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम जो है वो क़याम करने जा रहे हैं इनका, और इंशाल्लाह ये हर सिटी में हमारी कोशिश है कि होगी। तो इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान के जो यूथ है, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे, ओवरऑल एजुकेशन पे क्या इसके असरात होंगे? बिल्कुल। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबका फ़ोकस रोबोटिक्स का और ईआरसी का फ़ोकस है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, तो इसका सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि डिजिटल लिटरेसी की प्रमोशन होगी। डिजिटल लिटरेसी जो-सा है हर जगह पर इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा सबसे पहले। एक वक़्त ये था कि डिजिटल लिटरेसी की अवेयरनेस कैंपेन करना, अवेयर करना पेरेंट बॉडी को, स्टूडेंट बॉडी को, दैट वाज़ एक्चुअली द डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इस तरह के लर्निंग सेंटर बनाने से हमें सबसे ज़्यादा जो हम गोल अचीव करेंगे वो होगा डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना। और ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आगे जो फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं, जो जॉब्स हैं, उन सब की डिमांड आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस सब की डिमांड रोबोटिक्स है, उन सब की डिमांड आईटी स्किल्स है। अगर हम इस वक्त को वेस्ट कर देंगे और यहाँ से अभी नहीं सीख पाएंगे, हम अपना टाइम जो सा है उसको वेस्ट कर देंगे। आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी वन और स्टूडेंट जो इसको सुन रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, you must join the learning center that has been introduced by
robotics and the ERC. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक बच्चा रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर में आता है और वो ये रोबोटिक्स सीखता है, तो वो इन फ्यूचर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सीख सकेगा और आगे आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको काम आएंगी और उसके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है वो साबित होंगी। जी बिल्कुल, इसमें जैसा कि ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हुई अभी, कि सबसे ज़्यादा वो सीख सकेगा डिजिटल स्किल्स, जितनी भी इस वक्त रिक्वायर्ड हैं, जो इस वक्त ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि आप अगर अपनी जॉब मार्केट को देखते हैं, आप ऑनलाइन देखें, वैसे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट को देखें, सबसे ज़्यादा आपके पास जॉब्स की रेशो डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में इस वक्त आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स की हैं। सो सबसे पहले तो हम मेक श्योर करेंगे कि इसका जो गैप है, जो कि एम्प्लॉयज़ चाहिए है सबसे ज़्यादा आपको इस फील्ड में, उसको पूरा किया जाए। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्किल्स सीखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी की स्किल इस वक्त जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं यूएनएसडीजी की तरफ से भी और अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी ग्लोबली, वो हमें 4 से 5 स्किल्स बच्चों को सिखानी ही सिखानी है। सबसे ज़्यादा है स्टेम बेस्ड एलिमेंट्स। आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इस सब में ग्रिप करवाना है बच्चों को। अगर उन्होंने अपनी नेक्स्ट फील्ड में, अपने फ्यूचर में वो किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त 21st सेंचुरी की द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। क्योंकि जब हम कोई बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है या कोई भी जॉब के लिए जाता है, या जब आप एक टीम वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा वो लैक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। दे वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन और कन्विंस द सेकंड पर्सन। दे वुड नॉट बी एबल टू इवन कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन कि मेरा पॉइंट क्या है बेसिकली। सो जब आप रोबोटिक्स पे काम करते हो, तो तब आप टीम में काम करते हो। सो आप जब काम करते हो, तो एट अ टाइम आप डिफरेंट स्किल सीख रहे हो। जब 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो टीम वर्क सीख रहे हैं। तो जब हम अब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हमें मल्टीपल लोगों के साथ मिलना होता है। हमें एक टाइम पे मुख्तलिफ मूड्स के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कोई कोई किसी बिहेवियर का है, कोई किसी बिहेवियर का है। सो बेसिकली हमें सिखाता है कि टीम वर्क किस तरह करना है। ये हमें सिखाता है कि हमें पेशेंस लेवल कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक आप टीम वर्क नहीं सीखते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखते, तब तक आप ये नहीं सीख सकते। So basically, these are the skills that will be learned by the student during this courses: communication skill, team building skill, teamwork skill, collaboration, how to collaborate with the other people, और digital literacy। फिर of course coding और robotics के बगैर तो ये incomplete है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना, फिर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सीखना, हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट। और एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको स्क्रैच से किस तरह उसके उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करके, उसको बैलेंस करके, किस किस एंगल से मूवमेंट होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर द लॉट ऑफ स्किल्स दैट पीपल और स्टूडेंट विल लर्न डेफिनेटली बाय दिस कोर्स। आप एज अ रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर के ट्रेनर के तौर पर, और माशाल्लाह आप बहुत सारे स्कूल्स में पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आज आप जो आज के वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्कूल गोइंग जो जिनके बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करें? जी। सो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए रोबोटिक्स और कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्किल इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं से भी कोई भी इस तरह के कोर्सेज, ट्रेनिंग सेंटर आपको मिलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का लाहौर का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर रोबोटिक्स और ईआरसी ने इंट्रोड्यूस कराया है। यहाँ पे आप बच्चों को रजिस्टर्ड करवाएं, बच्चों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो सा है टाइम स्पेंड करने का यहाँ पर मौका दें, उनको अवेयर करें, उनको उनके उनके अंदर बेसिकली
इस पैशन को जो सा है इंट्रोड्यूस कराएं, उन बच्चों को बताएं कि दिस इज हाउ दे कैन अचीव देयर गोल इन देयर फ्यूचर बाय लर्निंग रोबोटिक्स फ्रॉम दीज सेंटर्स। सो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि ओनली पेरेंट्स कैन प्ले द रोल टू चेंज द फ्यूचर ऑफ द जनरेशन, टू एवरी जनरेशन। ये पेरेंट और टीचर ही है जो कि स्टूडेंट्स को इस तरफ जो सा है उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और उनको ये स्किल्स सीखने का। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, क्योंकि जब तक स्टूडेंट जो सा है वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखता, तब तक वो स्टूडेंट इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है। सो इसमें हम जो टीचर्स हैं, जो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के या सब्जेक्ट के, वी वुड रिक्वेस्ट टू टीचर्स एज वेल कि आप, हम लोग यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि रोबोटिक्स, बेसिकली प्योरली रोबोटिक्स बेस पे है। सो इसमें एडवांस रोबोटिक्स तक की भी क्लासेस हो रही हैं। सो आप अपने बच्चों को भी लेकर आएँ और ख़ुद भी आएँ और आके यहाँ से रोबोटिक्स की क्लासेस लें। जी सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि रोबोटिक्स, स्टेम और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम करने के लिए अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है और इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, इस पे वर्किंग करना चाहता है, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है उसकी वो कौन-सी है? जी। सो पाकिस्तान में इस सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है, इस वक़्त तो बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कंपनीज़, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी जो उनसे हैं, वो इन रुकावटों को पीछे करते हुए रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। एज़ सच इतना इश्यू नहीं आ रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक़्त आ रही है, वो मेरे ख़्याल से ये एक सजेशन है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिफरेंट प्रोविंसेस की गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी इंट्रोड्यूस करवा दे, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज ने रोबोटिक्स और स्टेम को इंट्रोड्यूस करा दिया है, सो दैट विल प्ले डेफिनेटली अ गुड रोल। क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ मैंडेटरी कर दी जाती है, सो उसका एक इम्पैक्ट और क्रिएट हो जाता है, एक चीज़ों को पॉजिटिवली लिया जाता है। सो अदरवाइज बहुत सारे स्कूल्स, मेजॉरिटी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस, और आई डोंट थिंक सो कि एज सच इसमें कोई रुकावट अभी आ रही है ये बच्चों को करने में, सीखने में। रोबोटिक्स और ईआरसी के होते हुए हम लोग जो रुकावटें थी बेसिकली वो हमारे इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराने का मकसद इन रुकावटों को ही ख़त्म करना था। सो कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एज सच रोबोटिक किट्स नहीं थी, कंपोनेंट्स नहीं थे, जो कि और बाकी कंपनीज रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए। सो रोबोटिक्स को ने बेसिकली इसी चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए, यही बैरियर्स ख़त्म करने के लिए हमने इसको अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराई, सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि हमारी कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो, किसी भी ग्रेड से हो, उनके लिए किसी भी तरह का बैरियर ना रहे और वो अपनी मर्ज़ी से, अपने क्या उसे कहते हैं, अपने तरीके से, अपनी ही कंट्री में, अपने ही सिटीज़ में, अपने इदारों में रोबोटिक्स आसानी से सीख सकें। जी सर, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे है, वो ये कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जो नए इनोवेशंस लेके आएँ, जो टेक्नोलॉजी में, आईटी फील्ड में नई इनोवेशंस लेके आएँ और हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस तरह के काम करें, उनकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। तो अगर किसी जगह पे आपको पाकिस्तान के लिए इस पे, आईटी पे और रोबोटिक्स पे कोई पॉलिसी बनाने का मौका मिले, तो आप किस तरह की पॉलिसी बनाएँगे? बिल्कुल, हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद इसकी जो-सा है इसका जवाब इस तरह होगा कि पॉलिसी, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रोबोटिक्स को अपने पब्लिक स्कूल्स में, जो कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है
जो कि हमारी आगे फ्यूचर है, हमारी जो कि आगे इन्हीं से ही इन्हीं लोगों से जो सा है हमारी कंट्री का जो सा है वो व्हील है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। सो सबसे पहली पॉलिसी ये बननी चाहिए, अगर मुझे कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया इस चीज़ का, कि मैं इस रोबोटिक्स को, कोडिंग को, स्टेम को, इन सब चीज़ों को अपनी एजुकेशन सेक्टर में मैंडेटरी, इसको एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और इसको प्राइमरीली सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और इस रोबोटिक्स और स्टेम को फिर इंटीग्रेट करना चाहते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आपको बताया, स्टेम आपको सिखाती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, और ये स्टेम सिर्फ एक रोबोटिक्स की हद तक नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि बेसिकली रोबोटिक्स का दूसरा नाम स्टेम है, स्टेम का नाम रोबोटिक्स है, इस तरह नहीं है। सो रोबोटिक्स इज जस्ट ओनली द डोमेन ऑफ द स्टेम, सिर्फ दैट इज इट। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो सिर्फ रोबोटिक्स है। लेकिन आपको आपको स्टेम मिलेगा, आपको उर्दू में भी मिलेगा, आपको इस्लामियत में भी मिलेगा, जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, जहाँ जहाँ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिस भी जगह पर प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, जहाँ जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। स्टेम का प्रोसेस बेसिकली क्या है, यही है कि क्या उसे कहते हैं, बच्चे स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली, start working on brainstorming, start working on communication skills, start working on the teamwork, collaboration. This is called a STEM. So STEM is everywhere. हमारी real life application is based on STEM. So अगर कभी इस तरह का मौका मिला तो हम इसको normalize करना चाहते हैं, regularize करना चाहते हैं और इसको as a mandatory subject जो सा है अपने public schools में introduce करवाना चाहेंगे। जी सर, माशाल्लाह आपकी पॉलिसी के हवाले से जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह काबिल एहतराम हैं और होप सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अहमद अली शिराज़ी साहब की शख्सियत से आप वाक़िफ़ हैं, आपने उनसे मुलाकात हुई है, आप उनके विज़न के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा दोबारा फिर से कि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा जो-सा स्टेप लिया, इस तरह का इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कराना, और उन्होंने रोबोस्टिक टीम को जो-सा है एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी कि उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए और टीम रोबोस्टिक्स और टीम ईआरसी जो-सा है मिल के इस इनिशिएटिव पे काम करे और मैक्सिमम जो-सा डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। सो उनका विजन और हमारा विजन बिल्कुल एक है और हम दोनों का विजन जो सा है बहुत बड़ा है, बहुत जो सा है एक नेशन लेवल जो सा है उस बेस पे हम लोग सोच रहे हैं। हम अपनी कंट्री के जो बच्चे हैं जो उनको रोबोटिक्स उनके लिए नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। सो उनका विजन जो सा है, नो डाउट दैट इज़ ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग है, जिसके ऊपर मिल के हम दोनों टीम जो सा है एक भरपूर तरीके से काम करेंगे और आप लोग देखेंगे कि किस तरह हमारे सेंटर से बच्चे जो ग्रेजुएट होंगे वो किस तरह आगे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वो किस तरह आगे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होंगे, नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होंगे। वो मुख्तलिफ बाहर की मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो सा है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट विजन, आई होप कि वी विल अचीव द गोल्स ऑल टुगेदर इंशाल्लाह। जी सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर में बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पे बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे का सिलेबस का प्रॉब्लम होगा, बच्चे को एग्ज़ाम्स की तैयारी में मुश्किल होगी, एक एडिशनल चीज़ उसके जो है ना वो लिए आ जाएगी, तो उसके लिए बच्चे की जो है ना वो दूसरी जो स्टडी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि पता नहीं हम करवाएँ दाखिला, ना करवाएँ। तो जो ऐसे पेरेंट्स सोच रहे हैं और वो थोड़ा-सा इस तरह की प्रॉब्लम्स में को फेस कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बिल्कुल। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की बहुत सी क्यूरीज़ जनरेट होती हैं, हम लोगों को भी रिसीव होती हैं। सो इसका मैं ऑलरेडी एक जवाब दे चुका हूँ कि आप जब इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं
या स्पेसिफिकली रोबोटिक्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो बच्चे की एक्चुअली आप सिर्फ रोबोटिक्स ही नहीं सिखा रहे, आप इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। जब आपके बच्चे की इस क्रिटिकल थिंकिंग को, इसको समझना, इस स्किल को बहुत ज़रूरी है, जब क्रिटिकल थिंक बच्चा करना शुरू हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उसका सोचने का स्टाइल, उसका चीज़ों को ऑब्जर्व करने का स्टाइल, उसका हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का स्टाइल एक डिफरेंट हो जाता है। फिर जब वो अपनी क्लास में जाता है, रेगुलर क्लासेस में, तो वो उसका सोचने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। वो टीचर की बातें ज़्यादा गौर से सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि रोबोटिक्स की क्लास में मैंने एक चीज़ बनाई थी और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बीइंग एन स्टूडेंट कि हाँ, मैंने वो बनाई थी, कंप्लीट की थी और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। फिर जब वो बच्चा हम्म, कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो वो हर सब्जेक्ट में फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। फिर वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो कॉन्फिडेंटली टीचर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। फिर इसको बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमारे बच्चे जो ट्रेडिशनल वे, टिपिकल वे ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं, उनमें बच्चों को बहुत जौन सा है ना, बाउंड कर दिया जाता है, बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, और अगर कोई बच्चा बोलता भी है तो उसको खामोश करा दिया जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की रोबोटिक्स की एक्टिविटी में, तो बच्चे अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। तो जब वो काम करके एक चीज़ देख लेते हैं कि हाँ, ये मैंने बना लिया है, तब वो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है? सो तब उनमें एक ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद आ जाती है कि हाँ, मेरे आइडियाज़, मैं चाहता था कि एक वेटर रोबोट बनाऊँ, क्लीनिंग रोबोट बनाऊँ, वो मैंने बना लिया। अब इस अगर मैंने ये बना लिया, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सेल कर सकता हूँ। और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम रोबोटिक्स के जो भी प्रोजेक्ट कराते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो टॉपिक होता है, वो हम रेगुलर सिलेबस जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंसेज़, पाक स्टडीज़, उर्दू की कहानियाँ, यहाँ से उनके टॉपिक्स लेते हैं, यहाँ से उनका बैकग्राउंड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने एक अपनी क्लास में साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा है कि वो प्लांट कैसे ग्रो करता है, किस तरह सन के साथ उसकी मूवमेंट होती है। सो हम जब उसको रोबोटिक्स सेंटर में ले आते हैं, जो कि रोबोटिक्स और ईआरसी के कोलैबोरेशन से इंट्रोड्यूस कराया गया है, सो उसमें हम बच्चे को वही प्रोजेक्ट जो कि उसने क्लास में रेगुलर लेसन में अपने टीचर से सीखा है, वही चीज़ हम उसको यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो उसमें क्या होता है कि बच्चे ने जो वहाँ से पढ़ा किताब से, वही चीज़ उसने यहाँ क्या खुद से प्रैक्टिकल कर ली। फोटोसिंथेसिस का प्रोजेक्ट बना लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोजेक्ट बना के उसकी मूवमेंट देखी, उसका ग्रो होने का उसका सारा प्रोसीजर देखा। सो उस बच्चे को कभी भी वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लिया है। उसने वो खुद से चीज़ सीख ली और अपने हाथों से गुज़ार ली है। सो इसका आपको रिज़ल्ट जो रेगुलर क्लासेस और इसमें आपको 100% चेंज मिलेगा। आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट आपका बाकी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से एक जोन-सा है डिफरेंट होगा, और बहुत एक्सेल करेगा इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स में भी। जी सर, थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू कीमती सो मच। टाइम का बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही थी, और जैसे-जैसे नई चीज़ें पता चल रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे। इंशाल्लाह सर, आज के लिए आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मौका मिला तो मज़ीद इसको जो है वो हम चीज़ें आपसे सुनेंगे और आपसे जो है वो बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन।